अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहिम कंपटीशन क्लास की तरफ से इनसे मिलिए इनसे जानिए प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात इस बार प्रोफेसर डॉक्टर अयूब खान साहब से करवाएंगे। सीनियर प्रोफेसर हैं जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के। पिछली बार हमने आपकी मुलाकात करवाई थी डॉक्टर समा खान से, जो चित्तौड़ के अंदर लेक्चरर हैं और उन्होंने पीएचडी के बारे में बताया। इस बार हम अयूब साहब से जानेंगे किस तरह से यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर बना जाता है, किस तरह से एग्ज़ाम होते हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन रहती है। मिलिए इनसे और इनकी ज़बान से ही जानिए किस तरह से प्रोफेसर बना जाता है। डॉक्टर अयूब खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने बताया कि अपने एकेडमिक कैरियर में आप सबसे पहले तो ये है कि आप कौन सा फील्ड चुनना चाहते हैं। अगर कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे को कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लेक्चर बनना है, तो उसके लिए सबसे पहला ये है कि आपके जो नई हमारी यूजीसी की गाइडलाइन आई है उसके अंदर ये है कि आपके 4 फर्स्ट क्लास होने चाहिए। अच्छा। पहले जो यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में जो लेक्चर लगते थे उनके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर 2 सेकंड डिवीज़न होते थे तब भी चलता था और 2 फर्स्ट क्लास होते थे। या अगर आपके सेकंड डिवीज़न है लेकिन आपके एमएससी के अंदर या एमए के अंदर आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर जाएं तो उसके अंदर आपके मिनिमम किसी लेक्चरशिप के लिए 55% होना अनिवार्य है। मतलब ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि अपने बीए में और एमए में या यूजी में और पीजी के अंदर 55% होना कंपलसरी है। बिल्कुल, एमएससी के अंदर 55% है तभी वो एलिजिबल होगा। लेकिन पीएचडी केवल किसी को आदमी को पीएचडी करनी है तो वो 50% वाला भी पीएचडी कर सकता है। लेकिन उस केस में उसको अगर कहीं जॉब के लिए जब वो अप्लाई करेगा तो वहाँ वो एलिजिबल नहीं है। जैसे अब यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कोई एंट्रेंस करना चाहता है या कोई कॉलेज ये बनना चाहता है प्रोफेसर, तो इसके लिए कोई एग्ज़ाम होता है या फिर? बिल्कुल, इसके अंदर सबसे पहला तो ये है कि पहले जब पीएचडी जो हुआ करती थी और अब जो पीएचडी जो हो रही है, पहले किसी तरीके का कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं था। केवल और केवल स्टूडेंट और उसका जो टीचर जिसको वो सुपरवाइजर बनाना चाहता था वो दोनों मिलते थे और वो उसकी कंसेंट से वो आदमी अपना गाइड चुनता था। और उसके बाद में वो हमारी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो वो एकेडमिक डीसी डिपार्टमेंट पॉलिसी मीटिंग होती थी, उसके अंदर वो अपना सिनॉप्सिस सबमिट करता था और उसकी रिसर्च वर्क जो है उसी डेट से काउंट होता था। लेकिन हमारी यूजीसी गाइडलाइन के अंदर अभी जो नई यूजीसी की गाइडलाइन आई है उसके अंदर कोई भी विद्यार्थी किसी भी स्ट्रीम का हो तो उस स्टूडेंट्स को नेट क्लियर करना कंपलसरी है। क्योंकि अब जो क्वालिफिकेशन आई है उसके अंदर पीएचडी और नेट दोनों होने चाहिए। केवल पीएचडी की है तब भी वो एलिजिबल नहीं है। और या पीएचडी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 2009 के बाद में जो शुरू किया, जिन लोगों ने एंट्रेंस टेस्ट देखे, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का डिफरेंट, उसके अंदर भी हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग वैकेंसीज आती है। उस वैकेंसीज के तहत अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट फिजिक्स का है तो फिजिक्स डिपार्टमेंट के अंदर फिजिक्स डिपार्टमेंट आपको जो है वैकेंसीज बताता है कि आपके इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी है। या कोई इकोनॉमिक्स में करना चाह रहा है तो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट पहले वो वैकेंसीज बताता है, उसके बाद में उसका एक एडवर्टाइजमेंट निकलता है और स्टूडेंट सारे अप्लाई करते हैं और एक एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट होने के बाद में उसमें भी मेरिट बनती है। अच्छा। जितनी आपकी वैकेंसीज है उस वैकेंसीज के अकॉर्डिंग आपकी जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट तय। ऐसा नहीं है कि हर आदमी ने अगर मान लीजिए 60% कर तो ऐसा नहीं है कि वो सब के सब जो है पास हो जाए। ऐसा वो सारे बच्चे पीएचडी रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं। फिर अपन यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ होती है, जैसे अब जोधपुर के अंदर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, अजमेर का एमडीएस है, तो ये कैसे भर्ती करते हैं अपने? मैं वही तो पता। अच्छा, इसके अंदर जैसे मान लीजिए आप कोई जोधपुर की बात करें, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की बात, तो मैंने अभी जस्ट आपको पहले भी बताया
कि इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट, चाहे वो फिजिक्स का डिपार्टमेंट, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हर एक डिपार्टमेंट से वहाँ से वैकेंसीज पहले बताई जाती है। मतलब ये यूनिवर्सिटी वो डिपेंड करता है क्या होता है उसका कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, और टीचर्स में भी एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट उसके फिक्स है कि वो 5 ले सकता है। अगर वो एसोसिएट प्रोफेसर है तो वो 8 ले सकता है, और प्रोफेसर है तो वो 10 ले सकता है। तो हर डिपार्टमेंट में जितने प्रोफेसर्स होंगे, जितने असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, जितने एसोसिएट प्रोफेसर होंगे, और उससे पहले उनके पास में ऑलरेडी कितने रजिस्टर्ड हैं, उनको छोड़ के बचे हुए जितने रहेंगे उसके हिसाब से हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग वैकेंसीज हैं। चलो ये पीएचडी हो जाएगी। पीएचडी के बाद अब जैसे वैकेंसी निकालते हैं मतलब एंटर करने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए, इसके बारे में हम स्टूडेंट्स को जानना चाह रहे हैं कि जो पीएचडी पूरी हो गई, कंप्लीट हो गई, अब पीएचडी का यूनिवर्सिटी में कैसे पहला तो ये है कि पीएचडी में आजकल पहले आपका एक कोर्स वर्क कंप्लीट करना होता 6 मंथ का, जो पहले पुराना जो है 2009 का जो यूजीसी रेगुलेशन से पहले कोर्स वर्क की आवश्यकता नहीं थी, ना ही एंट्रेंस टेस्ट किया। अब पहले उसको कोर्स वर्क करना पड़ेगा, कोर्स वर्क करने के बाद में उसका वापस एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के बाद में वो एग्ज़ाम्स क्लियर करता है, उसके बाद में उसकी पीएचडी शुरू होती है। और पीएचडी जो है मिनिमम 2 इयर्स है। अब जैसा स्टूडेंट्स होता है, अच्छा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, रेगुलर पढ़ता है, अपना काम करता है, तो 2 साल हो जाए। अब आपको जो क्वेश्चन किया है कि भाई पीएचडी करने के बाद में उसके पास में 2 रास्ते हैं। एक तो वो जाता है कॉलेज एजुकेशन और ये जाता है यूनिवर्सिटी। अब कॉलेज एजुकेशन का उसका अपना अलग तरीका है, उसके अंदर हर स्टेट के अंदर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन बना हुआ है। जैसे राजस्थान की अपन बात करें तो राजस्थान तो आरपीएससी है, आरपीएससी वो वैकेंसी निकालती है, वो पूरे राजस्थान की निकालती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में वो कैटेगरी वाइज होती है, वो अपनी वैकेंसी निकालती है, उसके बाद में स्टूडेंट अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद में उनके अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो उनका टेस्ट होता है, वापस वो टेस्ट पहले क्लियर करता है, फिर उसके बाद में उसका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद में उसकी जो मेरिट बनती है उसके बाद में वो सेलेक्ट होता है। ये तो हुआ आपकी कॉलेज एजुकेशन। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आजकल ऐसा ही हो गया है। पहले यूनिवर्सिटी के अंदर केवल और केवल जो वैकेंसीज होती थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट चाहे वो 10 है या 40 है या 50 है, उससे कोई फर्क नहीं, वो सभी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेते थे और इंटरव्यू बेस्ड जो है उनका सिलेक्शन। अच्छा, पर आजकल आपको ध्यान होगा कि आरटीआई और इस तरीके के होता है कि एक कम से कम इंटरव्यू अगर लेती है, आरपीएससी ले रही है तो कम से कम 10 मिनट ले। तो इसी तरीके के अब ये राइडर्स जो है यूनिवर्सिटी पे भी लगने शुरू हो गए। अच्छा, तो वो ये कहता है कि साहब हम इंटरव्यू देने गए, हमारा नाम पूछ के बाहर निकाल दिया। हाँ, तो जमा तक जाते हैं। अब ऐसा किया है कि यूनिवर्सिटी भी एंट्रेंस टेस्ट लेना शुरू कर दिया। अच्छा, और वो बच्चे जो जितने स्टूडेंट्स जो अपीयर होते हैं और जितनी वैकेंसीज होती है उस वैकेंसीज का 3 टाइम्स स्टूडेंट्स को वो कॉल करते हैं इंटरव्यू के लिए। तो फर्स्ट वैसे भी होगा क्योंकि उसके जब वो मेरिट बनाते हैं तो मेरिट के अंदर उसके 10, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन उसका भी एक अपना उनके हर यूनिवर्सिटी का अपना नियम बना होता है कि 10 अगर मान लीजिए वो फर्स्ट क्लास है उसका 1 नंबर, या उसके 75 से अबव है तो उसको 2 नंबर देते हैं। इसी तरीके से 12th का है, इसी तरीके से उसका बीएससी का, ये तो नंबर हो गए उसके बेस। और एमएससी में या आपकी एमए के अंदर डिफरेंट स्ट्रीम में अगर बच्चा करता है उसके जो पीजी के जो परसेंटेज होते हैं वो 100% कम होते हैं। अच्छा, 10, 12 और बीएससी के उसके मार्क्स फिक्स करते हैं 1, 2, 3 इस तरीके का ये करते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो जो मार्क्स प्लस उस बच्चे ने जो टेस्ट दिया उसके मार्क्स, वो दोनों का एक मेरिट बढ़ा के उसके अंदर 3 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसका 3 टाइम्स जो है इंटरव्यू को इन्वाइट किए जाते हैं, उन बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू के मार्क्स उसमें फिक्स कर रखे हैं। 20 मार्क्स के जो है इंटरव्यू बेस हो गया आजकल,
उसमें जो है वो जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये तो हुआ केवल उस बच्चे की उस यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री। अब जब बच्चा या वो स्कॉलर जो सेलेक्ट होता है, उसके बाद में उसको फिर लगता है कि ये तो हमारी जो है एंट्री हुई, लेकिन आगे अभी हमारा एकेडमिक कैरियर बाकी है। एकेडमिक कैरियर इन द सेंस हर आदमी चाहता है कि मेरे प्रमोशन हो। अच्छा, तो अब उसको प्रमोशन कैसे होते हैं? जैसे हमारे स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स है, जिसके अंदर 9/18/27 का एक रूल्स बनाया गया है। या इंजीनियरिंग के जो है एएन और एक्सचेंज जो होते हैं, नॉन पीएचडी बीटेक किए हुए और डिप्लोमा होल्डर्स, उसके अलग रूल्स है। एक कोई डिप्लोमा होल्डर है एएन से एक्सचेंज बनता तो कम से कम उसको 15 साल चाहिए, लेकिन इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का है तो एएन से एक्सचेंज बनने के लिए केवल उसको 5 साल चाहिए। अच्छा, तो ठीक इसी तरीके से हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में एक आदमी अगर पीएचडी किया हुआ, तो पीएचडी किया हुआ आदमी और यूनिवर्सिटी में जॉब में आता है, उसको 4 साल बाद में नेक्स्ट उसको प्रमोशन मिलता है, वो कहलाता है सीनियर स्केल। सीनियर उसको कहते हैं, उसका डेजिग्नेशन चेंज नहीं होता है, वो डेजिग्नेशन जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, लेकिन उसको कहते हैं कि सीनियर स्केल। जो अभी अगर नए अभी इस पे कमीशन की हम बात करें तो नया इनिशियली जो सेलेक्ट होता हो स्टूडेंट, उसको 6000 एकेडमिक एजीपी पे ग्रेड जो होता है, ठीक है, 6000। 4 साल बाद में उसको 7000 का एजीपी। अच्छा, प्रमोशन कब? जब वो बच्चा पीएचडी किया हुआ। अगर वो पीएचडी नहीं किया हुआ और केवल एमफिल किया हुआ है, पहले जब एमफिल किया हुआ था तो उसको 1 साल ज़्यादा लगता है। अब तो कंपलसरी कर दिया पीएचडी होना और नेट होना। पहले जब नहीं थी तब उस समय था 4, 5 और 6 था। अच्छा, जो बच्चा नॉन पीएचडी है, केवल नेट क्लियर करके आता था, वो बच्चा जो है उसको सीनियर स्केल 4, जैसे पीएचडी किया हुआ 4 साल में, एमफिल किए हुए को 5 साल में प्रमोशन मिलता था और नॉन पीएचडी को 6 साल में प्रमोशन मिलता था। 1 साल का 2 साल का गैप आ गया। ये है पीएचडी किए 4 साल कंप्लीट करने के बाद में उसका पे स्केल जो चेंज होता है 6000 से उसकी एजीपी 7000। इसके 5 साल बाद, 4 तो ये हो गए, 5 साल बाद में उसका वापस फिर इंटरव्यू होता है। अच्छा, 4 साल के बाद इंटरव्यू नहीं होता, केवल उसका एपीआई स्कोर चेक किया जाता है। उसके अंदर भी क्या है कि वो बच्चा इन सर्विस में रहते हुए उसने ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स किए या नहीं किए, वो सब देखा जाता है। वो उसके अंदर हर स्टूडेंट, हर टीचर्स का उसके अंदर आपका ओरिएंटेशन कोर्स होना चाहिए, कंपलसरी है, और रिफ्रेशर कोर्स होना कंपलसरी है। जिस बच्चे ने ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स कर रखा है, उस बच्चे का प्रमोशन जो नेक्स्ट जो है सीनियर स्केल का, ये तो हुआ 4 साल का। 4 साल के बाद। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट जो प्रमोशन है उसका होता है एसोसिएट प्रोफेसर। अच्छा, सीनियर स्केल, असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्केल से अगर कोई 5 साल कंप्लीट करता है और उसके अंदर उसने उन 5 साल के अंदर रिसर्च वर्क कितना किया, अब जो है एपीआई इसको चेक किया जाता है, उन 5 साल में विद इन 5 ईयर उसका रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए। साथ ही साथ में उसने इन 5 सालों के अंदर रिसर्च जो की है वो कंपलसरी है। रिसर्च कंपलसरी है। पहले रिसर्च का नहीं था, लेकिन पहले प्रमोशन भी नहीं थे। ये सारी जो है आपके 96 के बाद में ये सारी चीज़ें शुरू। तो अब एपीआई स्कोर हो गया। एपीआई स्कोर के अंदर है कि आपका मिनिमम जो है 120 का स्कोर होना चाहिए। रिसर्च पब्लिकेशन जो है आपके नेशनल जर्नल्स में है या इंटरनेशनल जर्नल्स में है, और अगर नेशनल जर्नल्स और इंटरनेशनल जर्नल्स में है और वो पेपर आपका पब्लिश हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। तो हमारे यूजीसी की गाइडलाइन में उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें दे रखी है कि आपका नेशनल जर्नल्स का पेपर है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, इंटरनेशनल है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर इसके बाद में उसमें देखा जाएगा कि आपका एपीआई स्कोर कितना है, आपका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है।
अब इम्पैक्ट फैक्टर जो है हमारे नेशनल जर्नल्स में है बहुत कम लोग, इंटरनेशनल जर्नल्स होते हैं उनके जो है इसको ये सारी जो है इम्पैक्ट फैक्टर जो है उसमें दिया जाता है साथ कि आपका इतना इम्पैक्ट। इम्पैक्ट फैक्टर में भी उसकी अलग अलग पॉइंट्स रहती है। आपका इम्पैक्ट फैक्टर 1 है, उसके पॉइंट्स अलग, अगर वो 5 है तो उसके 3 पॉइंट्स हैं। 1 में 1 है, लेस देन 1 है तो आपका कोई पॉइंट्स नहीं होता। तो सर ये प्रमोशन होता है तो कहाँ तक पहुँचता है? उसके बाद में जब ये प्रमोशन इसका 100 जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए और उसका जो एजीपी हो जाता है आपका 8000 और उसको डेजिग्नेशन हो जाता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का उसका डेजिग्नेशन हो जाता है एसोसिएट प्रोफेसर। उसके 3 साल बाद उसका एजीपी 9000 जो एसोसिएट प्रोफेसर है तो पहले 4 ईयर 4 + 5 और 3 यानी फिर 12 साल में 12 साल के अंदर जब वो 3 साल कंप्लीट करता है एज ए एसोसिएट प्रोफेसर तब उसका एजीपी चेंज होता है, उसको प्रोफेसर का डेजिग्नेशन नहीं मिलता है, असिस्टेंट मतलब ओनली उसका जो है सैलरी में जो है उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है। जिसका एजीपी 8000 था वो 9000 था। उसके नेक्स्ट 3 साल बाद जब आपका एजीपी 9000 हो जाता है उसके नेक्स्ट 3 ईयर उसके बाद में फिर वापस आपका जो है प्रोफेसर का इंटरव्यू होता है। अच्छा वो और उसमें भी वही वापस जैसा आपने सीनियर स्केल असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्केल से एसोसिएट प्रोफेसर के अंदर आपका रिसर्च वर्क जो था उसका एपीआई स्कोर देखा जाए, वो आपका स्कोर अगर मान लीजिए 120 है तो आपको जो है दिया गया। ठीक इसी तरीके से आपका एसोसिएट से प्रोफेसर के लिए एसोसिएट प्रोफेसर से प्रोफेसर के लिए 3 + 3 मींस 6 ईयर। उन 6 इयर्स के अंदर आपने जो रिसर्च की है वो आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा। वो एपीआई स्कोर आपका उसके अंदर ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट नहीं कहूँगा, उसके अंदर प्योरली आपके रिसर्च है या आपने पीएचडी किसी को कराई है या आपने कोई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। सर ऐसा भी होता है कि जैसे कोई एक्टिव नहीं है तो उनका प्रमोशन नहीं होगा, ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। अगर आपने अपना जो मिनिमम जो है एपीआई स्कोर अगर पूरा नहीं किया तो आपका प्रमोशन नहीं होगा और आपका प्रमोशन तब तक नहीं होगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो, चीज़ें कंप्लीट नहीं हो। और अगर वंस एक बार इसमें एक और चीज़, अगर कोई आदमी प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया और सिलेक्शन कमेटी ने उसको रिजेक्ट कर दिया, उसका सारा स्कोर पूरा हुआ, स्कोर तो पूरा है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में नहीं रहती है और अगर मान लीजिए एक्सपर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो 1 साल के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अच्छा। उसका प्रमोशन जो है अगर वापस उसको अपियर होना है तो 1 साल बाद वही प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू होगा वापस फिर होगा। अगर उसमें भी अगर वो नहीं हो पाता और इंटरव्यू में भी अपियर वही हो पाएगा जिसका एपीआई स्कोर पूरा है। अगर उसका एपीआई स्कोर ही पूरा नहीं है तो वो इंटरव्यू में उसको इंटरव्यू कॉल नहीं है। सर एक चीज़ देखी जा रही है जैसे कॉलेज में लेक्चरर है और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है तो इनकी जॉब में मुझे जैसे डिफरेंस कैसे लग रहा है? जैसे वो लोग जैसे किसी पार्टी से नहीं जुड़ सकते या इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं और आप वाले जो हैं यूनिवर्सिटी वाले वो इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो ये ऐसा कैसा? इसका आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि जो कॉलेज एजुकेशन जब आपने शुरुआत में हमने ये कहा कि अगर मान लीजिए कोई कॉलेज एजुकेशन में एंट्री होता है तो उसका इंटरव्यू और उसका जो प्रोसीजर सारा जो है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो वो जो कॉलेज एजुकेशन के अंदर है उनका वो स्टेट गवर्नमेंट की चूज है और यूनिवर्सिटी में जो होता है वो ऑटोनॉमस बॉडी का होती है क्योंकि हमारी जो फंडिंग जो है यूजीसी से होती है तो इसीलिए उनको जो है ये फ्रीडम मिली है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ इस मामले में क्योंकि मेरा सिलेक्शन जब यूनिवर्सिटी हुआ तो मैं आपको पता होगा कि 2018 में भी असेंबली इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया था तो उसका कारण यही है। अगर मैं आज स्टेट गवर्नमेंट जॉब में होता, मैं अगर किसी कॉलेज में कहीं लेक्चर होता या एसोसिएट प्रोफेसर होता तो मैं ये इलेक्शन अगर मेरे को लड़ना होता तो पहले मेरे को रिजाइन करना होता या मैं किसी
स्टेट गवर्नमेंट में रहते हुए मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी नहीं कर सकता। तो ये दोनों के अंदर एक तो सर जैसे आप इलेक्शन जैसे जीत जाए और तो उसमें 5 साल का जो वहाँ रहेगा तो आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे और वहाँ दोनों इसके अंदर ऐसा है कि अगर कोई आदमी इलेक्शन कंटेस्ट करता है और वो विनिंग होता है तो उसके बाद में उसको यूनिवर्सिटी से 5 ईयर का लियन मिलता है। अच्छा 5 साल के लियन से उसको 5 साल की आपको छुट्टी मिल छुट्टी मिल जाती है। आप 5 साल जो है एज ए एमएलए एमपी जो भी उम्र है एमएलए है, अगर आपने जो है पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ा है तब भी वो भी उसका भी पीरियड 5 साल का है, तो उसको जो 5 साल की वो छुट्टी मिलती है। जैसे वो वापस 5 साल बाद ज्वाइन कर सकते हैं वो बिल्कुल वो 5 साल बाद वापस आता है, अपनी सर्विस को ज्वाइन करता है और अपनी रेगुलर जो है रूटीन लाइफ जो है उसमें। ये माशाल्लाह आपने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के बारे में बच्चों को बताया, स्टूडेंट्स को बताया, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। अब हम चाह रहे हैं कि आप कुछ ऐसा मोटिवेशन कमेंट हमारे बच्चों से करें ताकि बच्चों में भी ऐसा जोश आए। आपने जिस हिसाब से जितना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं तो बच्चों में भी ये जोश पैदा हो इंशाल्लाह। रही बात मोटिवेशन की बच्चों की, तो सबसे पहले तो कोई भी बच्चा है उसको खुद को ये तय करना होगा कि मेरे को कौन सी लाइन में जाना चाहिए। पहले से ही सबसे पहला काम ये है कि मिनिमम वो ग्रेजुएशन करे, कम से कम एटलीस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में वो तय करे कि मेरे को कौन सी फील्ड में जाना। वो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना चाहता है या वो एकेडमिक अपनी जो है क्वालिफिकेशन को बढ़ा के और कॉलेज एजुकेशन में जाना चाहता है। पहले माइंड मेकअप करना पड़ेगा। बिल्कुल उसको पहले माइंड में जनरली होता ये है कि स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद में और पर्टिकुलर हमारे जो है माइनॉरिटीज़ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि आज पेरेंट्स उसको ग्रेजुएशन जैसे तैसे करवा देते हैं, उसके बाद में उस बच्चे के सामने एक ही क्वेश्चन खड़ा होता है कि आगे मेरा क्या होगा, मेरा कैरियर और मेरे को मैं किस तरीके से सर्वाइव करूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन लेने के लिए भी पैसा चाहिए, बिना पैसे होती नहीं है, पेरेंट्स वो कर सकते। तो या तो बच्चा उस समय तय करे पीजी कर ले, पीजी करने के बाद में वो अगर नेट देता है और वो पीएचडी करता है तो उसको 15,000 रुपये मिलते हैं स्कॉलरशिप। तो उससे उस बच्चे का जो है खुद का जो है जो एक्सपेंडिचर जो होता है, चाहे वो रिसर्च का हो या अपने तो सारा जो है कम से कम वो एक कर सकता, खर्चा निकाल सकता है। एक अपन ये कहते हैं कि एक स्टाइपेंड के रूप में तो बच्चा निकाल। तो सबसे पहला तो ये है कि उस बच्चे को खुद को जो है ये तय करना कि मेरे को कौन सा करना है। फिर उसके बाद में उस बच्चे को जो फील्ड चुनता है उसके अंदर वो डिमोरलाइज नहीं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आदमी क्या करता है 2 महीने 3 महीने तो बहुत ज़्यादा वो उसमें फोकस करता है और अल्टीमेटली वो उसमें क्या है धीरे धीरे डिप्रेशन आता है या हालात के साथ हालात फाइनेंशियली क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, वो बच्चा डिमोरलाइज होता है, डिप्रेशन हो जाता है, तो वो बच्चा जो है वो लाइन छोड़ देता है और फिर सोचता है कि मैं छोटी मोटी जैसे तैसी कहीं जाके नौकरी जो है। जी इंशाल्लाह आप जैसे बुजुर्ग हैं हमारे साथ और इंशाल्लाह आप जैसे गाइडेंस रहेगा तो इंशाल्लाह डिमोरलाइज नहीं होंगे बच्चे और इंशाल्लाह हम आपसे उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी इस तरह से प्रोग्राम में या किसी तरह से बच्चों को गाइड करते रहे हमारे बच्चों को। बिल्कुल अगर मेरा फील्ड है, मैं मैथमेटिक्स का प्रोफेसर हूँ और मैथमेटिक्स में अगर किसी को आती है या वैसे भी अब वो मैथमेटिक्स ही नहीं रह गई मेरे, अगर कोई बच्चे को अगर कोई किसी प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत हो कि मेरे को कौन सी जगह जाना चाहिए तो उसके लिए भी अब जो है उस बच्चे को बताया जा सकता है। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। आपने तो मेरे से ये कहा गया कि आप कॉलेज एजुकेशन की बात, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और प्रोफेसर के हिसाब से आपसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जो हमारे जो है आवाम हमारे मुस्लिम बिरादरी को ये बताएं कि हर स्कूल के अंदर जो हमारे माइनॉरिटी के बच्चे जो पढ़ रहे हैं और वो बच्चा जब 12th करता है, एक दो स्टेप है, एक तो 10th का है, एक 12th का है। हमारे जितने जहाँ हैं हमारी सोसाइटीज़ जो है उसके अंदर आप लोग जो है अवेयरनेस काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो वहाँ जो बच्चे 10th पास होते हैं उस समय उन बच्चों की काउंसलिंग करें, क्योंकि आपने जैसे ये कहा कि भाई मोटिवेट कैसे किया जाए, किस तरीके से उसको कौन सी लाइन मिलनी चाहिए। तो सबसे पहला ये कि जो बच्चे 10th के अंदर जो परसेंटेज लेके आए हैं
क्योंकि हर पेरेंट्स को पता नहीं होता मेरे बच्चे को, और बच्चे को भी पता नहीं होता कि मेरे लिए कौन कौन से रास्ते हैं। तो उसके अंदर उन बच्चों को जो है अलग अलग जो है, चाहे वो कोई IPS हो, चाहे IAS हो, या कोई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हो, कॉलेज प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर। आजकल स्कूल लेक्चर बनना भी बहुत बड़ा काम है। वो उन बच्चों की काउंसलिंग करे और पहले से उन बच्चे को जो है उसकी साइकोलॉजिकली देखें क्या क्या ये बच्चा इस फील्ड में है। उसके बाद उस पेरेंट्स को करके सजेस्ट हमें करना चाहिए हमारे अलग अलग जो है एरियाज में, कि इस बच्चे को ये सब्जेक्ट दिलाने से ये आगे अपना करियर बना सकते। ठीक इसी तरीके से 12th के बाद में, तो 12th के बाद में भी आप जो है उस बच्चे के अगर अच्छे परसेंटेज हैं, तो मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप जो है इस तरीके के जो 12th के बच्चे हैं, हर जगह हमें रिजल्ट आने के बाद में लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए और हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU के अंदर एडमिशन उसका, या उसका किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, चाहे वो जामिया हो चाहे अलीगढ़ हो, उस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का कोर्स वर्क डिफरेंट होता है। उससे बच्चे का जो हौसला भी बढ़ता है और वो बच्चा जब किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलता है और जब वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाके पढ़ता है, तो उसके कई तरह के कंसेप्ट क्लियर होते हैं, माहौल भी मिल जाता और उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एक तो उसका एनवायरनमेंट सारा मौका चाहिए, उसको हर अलग अलग स्टेट के लोग मिलते हैं किस तरीके से, और वो जब वहाँ जाता है उसका दूसरा सर्कल बनता है, उससे वो बच्चा जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो हमें एक्चुअल मुहिम जो है वहाँ से शुरू करनी चाहिए, 10th से करें, 12th से, और लोअर क्लास में हम जाएँ तो हमें जो है 6th क्लास में नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि हम फाइनेंशियली काफ़ी पुअर हैं। तो उस कंडीशन में भी हमें क्या है, नवोदय में अगर एडमिशन होता है तो उस बच्चे की 6th से लेकर 12th तक की एजुकेशन फ्री हो जाती है, उसके रहने का खर्चा, सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें अलग अलग जो है फोकस करके इस तरीके का काम करना चाहिए। और मेरी जहाँ ज़रूरत होगी मैं आप लोगों के साथ जो है मिलकर काम करने के लिए, और मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, और आपने आज जो है बता रहे इसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया, वक्त दिया और गाइडेंस दिया। इंशाअल्लाह आगे भी उम्मीद रखते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया।